आपको समाजीकरण के बारे में बताने जा रही हूँ। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उनके अनुरूप आचरण करता है। इससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण हैं, संस्थाएं हैं। मानव के समाजीकरण की प्रक्रिया बड़ी लंबी एवं जटिल है। इस कार्य में अनेक संस्थाओं एवं समूहों का योगदान होता है। ये संस्थाएं समय समय पर विभिन्न बातें सिखाती हैं। कभी तो ये एक दूसरे की पूरक एवं सहयोगी होती हैं, तो कभी परस्पर स्वतंत्र एवं संघर्षकारी। बच्चे का समाजीकरण करने में अनेक सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विवाह एवं नातेदारी समूह तथा द्वैतिक संस्थाओं जैसे विद्यालय, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक संगठनों आदि का योगदान होता है। व्यक्ति इन संस्थाओं एवं समूहों में जितना अनुकूलन करता है, समाजीकरण भी उतना ही सफल माना जाता है। परिवार समाजीकरण करने वाली एक संस्था के रूप में होता है। समाजीकरण करने वाली संस्थाओं में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक परिवार में ही जन्म लेता है और सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों के ही संपर्क में आता है। परिवार में ही उसे समाज के रीति रिवाजों, लोकाचारों, प्रथाओं एवं संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है। समय और महत्व की दृष्टि से परिवार समाजीकरण करने वाली प्राथमिक संस्था है। बच्चा यदि मूल परिवार का सदस्य है तो उसे 4 प्रकार की भूमिकाओं का ज्ञान होता है। वे है पति पिता, पत्नी माता, पुत्र भाई और पुत्री बहन। चूँकि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, अतः विश्व के सभी समाजों में समाजीकरण की यह आधारभूत संस्था है। क्रीड़ा समूह समाजीकरण की दृष्टि से बच्चे के लिए मित्रों का समूह अथवा खेल समूह एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। परिवार के बाद वह अपने हमजोलियों एवं खेल के साथियों के संपर्क में आता है जो उसके हम उम्र के होते हैं। ये लोग उसे अपनी परिस्थिति एवं वर्ग के मूल्यों से परिचित कराते हैं। खेल समूह में बच्चा खेल के नियमों का पालन करना सीखता है। वह दूसरों के नियंत्रण में रहना और अनुशासन का पालन करना भी सीखता है। उसमें नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं तथा लोगों को नियंत्रण व अनुशासन में रखना भी सिखाता है। वह खेल में हार और जीत होने पर परिस्थितियों से अनुकूलन करना भी सीखता है। खेल के दौरान ही वह पारस्परिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ संघर्ष की भावनाएं भी ग्रहण करता है। समय आने पर बच्चा कानून और व्यवस्था का प्रतीक बन जाता है। जब कोई खेल के नियमों को तोड़ता है तो वह उसका विरोध करता है तथा स्वयं नियमों का रक्षक बन जाता है। अन्य समूहों की भांति क्रीड़ा समूह भी पुरस्कार एवं दंड के द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहार को स्वीकृत या अस्वीकृत करता है। पड़ोस का भी बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चों के ही नहीं वरन युवकों के समाजीकरण में भी पड़ोस का विशेष योगदान होता है। शहरों की तुलना में गांवों में पड़ोस का अधिक प्रभाव होता है। बच्चे अनजाने में ही पड़ोसी से कई बातें सीख जाते हैं। नातेदारी समूह में रक्त एवं विवाह से संबंधित सभी स्तर आ जाते हैं। विवाह का भी व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विवाह के बाद लड़के व लड़की को पति व पत्नी की भूमिका निभानी होती है। इस प्रकार विवाह के बाद बालक को नई परिस्थितियां एवं भूमिकाएं ग्रहण करनी होती हैं, उन्हें आंतरिकृत करना होता है। प्राथमिक संस्थाओं के अतिरिक्त वर्तमान समय में अनेक द्वितीयक संस्थाएं भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। द्वितीयक संस्थाएं
किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही निर्मित की जाती हैं। शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं में हम स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय आदि सभी को गिनते हैं। शिक्षण संस्थाओं में बच्चा प्रमुख रूप से गुरुजनों, पाठ्य पुस्तकों एवं साहित्य तथा कक्षा के साथियों से अनेक बातें सीखता है। कोई न कोई अध्यापक उसका मॉडल अवश्य होता है, जिसके अनुरूप वह अपने आप को ढालना सीखता है। राजनीतिक संस्थाएं। व्यक्ति के समाजीकरण में राजनीतिक संस्थाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण है। ये संस्थाएं व्यक्ति को आत्मबोध कराती हैं। तानाशाही एवं प्रजातांत्रिक शासन में भिन्न भिन्न प्रकार का समाजीकरण होता है। तानाशाही सरकार में व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा की भावना कम होती है, अतः उसके स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ती है। आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति को जीवन यापन के लिए समर्थ बनाती हैं। इनके द्वारा हम ये सीखते हैं कि बाजार, बैंक व दुकान में किस प्रकार से व्यवहार करें। ये संस्थाएं ही व्यक्ति को व्यावसायिक संघों से परिचित कराती हैं। व्यक्ति में सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं समायोजन के भाव पैदा करती हैं। धार्मिक संस्थाएं। व्यक्ति के जीवन पर धर्म का प्रभाव होता है। ईश्वरीय भय एवं श्रद्धा के कारण वह नैतिकता तथा अन्य गुणों को ग्रहण करता है। व्यक्ति में पवित्रता, न्याय शक्ति, सच्चरित्रता, कर्तव्यपरायणता, दया, ईमानदारी आदि गुणों का विकास करने में धर्म प्रमुख भूमिका निभाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एवं चर्च में हम किस प्रकार का आचरण करेंगे, ये धार्मिक संस्थाएं ही बताती हैं। धर्म ग्रंथ, उपदेशक एवं साधु संतों का प्रभाव भी लोगों के आचरण में पड़ता है। पाप, पुण्य तथा स्वर्ग एवं नरक की धारणा लोगों को सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप आचरण करने पर बल देती हैं। सांस्कृतिक संस्थाएं। आधुनिक समाज में अनेक सांस्कृतिक संस्थाएं जैसे संगीत अकादमी, नाटक मंडली, कवि सम्मेलन एवं क्लब आदि व्यक्ति के विकास में योग देती हैं। ये संस्थाएं व्यक्ति को अपनी संस्कृति से परिचित कराती हैं। इनके द्वारा व्यक्ति अपनी प्रथाओं, परंपराओं, वेशभूषा, साहित्य, संगीत, कला, भाषा आदि से परिचित होता है और ये संस्थाएं उसके व्यक्तित्व के विकास में योग देती हैं। व्यवसाय समूह। व्यक्ति जिस व्यवसाय में लगा होता है उसके मूल्यों को भी ग्रहण करता है। यह व्यवसाय के दौरान अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है। छोटे एवं बड़े अधिकारी, एजेंट, मैनेजर आदि के संपर्क से वह व्यावसायिक ज्ञान व गुण ग्रहण करता है तथा प्रशासनिक ढांचे से परिचित होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि व्यक्ति जो जो बड़ा होता जाता है उसका सामाजिक दायरा बढ़ता जाता है और वह अनेक संस्थाओं के माध्यम से अपना समाजीकरण करता है।